वागर्थावे संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आज 17वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज के हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं, आप डॉक्टर अनूप कुमार पांडे, सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणवीर परिसर जम्मू। महोदय, आपका संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान में संयोजक के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरु जी, उनके द्वारा भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान के जो सदस्यगण हैं, उनके द्वारा भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो श्रोता हैं, क्योंकि बिना श्रोता के कोई कार्यक्रम हो नहीं सकते हैं, तो श्रोता का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, जिसके माध्यम से आज हम लोग व्याख्यान सुनेंगे, जिसका विषय है नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा प्रौद्योगिकी। आज के हमारे विशिष्ट वक्ता का आप परिचय जानेंगे तो देखेंगे कि इनका आप जम्मू में भी और संस्थान में भी नए नए कार्यों को लेकर के सर जाने जाते हैं। शिक्षा की नई नई एक्टिविटी पीपीटी के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन देना, व्याख्यान या जहाँ भी होगा, इनकी प्रतिभा से पूरा विश्वविद्यालय आप गौरवान्वित रहता है। आज आइए हम लोग सर के श्रीमुख से हम लोग आज का व्याख्यान सुनते हैं। सर। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज संभवतः सब तक आ रही होगी। यस यस सर जी। विगत लगभग हमें लगा 16-17 दिन से हमारे आदरणीय संयोजक महोदय श्रीमान राजकुमार जी का यह अद्भुत प्रकल्प जो है हम लोगों को आज एकत्रित किया है। इसके लिए सर्वप्रथम इसके संयोजक होने के नाते और हमें आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं राजकुमार जी का धन्यवाद देता हूं। और इस पटल पर इन्होंने देश के अलग अलग कोने से लोगों को एकत्रित करके एक समय पर बहुत ही अच्छी एक श्रृंखला शुरू की है। और इसकी जो भी संकल्पना करता हूं और स्वयं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य हमारे मार्गदर्शक भी हैं नीलाभ तिवारी सर, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। मित्रों, बहुत दिनों से आप नई शिक्षा नीति के जो इसके विषय में इस ही पटल पर और अन्य जगहों पर सुन चुके हैं, जानते हैं। और नई शिक्षा नीति वस्तुतः शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस नाम से तो तीसरी ही आवृत्ति है, लेकिन जो भारतीय शैक्षिक इतिवृत्त है, इसमें इसका एक बहुत ही दीर्घकालीन यात्रा इसकी रही है। सर्वप्रथम देखें तो 1968 में सरकार ने सोच समझ करके पहली बार शिक्षा नीति पर कार्य करना आरंभ किया, बनाया और लागू किया। उसके बाद सरकार बदली। सरकार बदलने के साथ साथ फिर से जब तत्कालीन सरकार बनी थी 70 से 80 के दशक के बीच में पुनः एक शिक्षा नीति का संकल्पना की गई, वह निर्मित भी हुई। तब तक कार्यकाल उनका समाप्त हुआ और उसके बाद वह लागू नहीं हो पाई। फिर सरकार बदली और नई सरकार आई, तब 1984 से 86 के बीच एक और शिक्षा नीति संरचित हुई, बनी, लागू हुआ और देश के अलग अलग राज्यों ने अपने तरीके से उस शिक्षा नीति को अपनाया भी। 1986 की शिक्षा नीति को ही हम नई शिक्षा नीति के नाम से जब तक नई शिक्षा नीति 2020 नहीं आई थी तब तक जानते रहे। अतः जितनी भी सरकारें रहीं उन सभी का और जो जनमानस रहा उसका प्रभाव इन शिक्षा नीतियों पर दिखाई देता रहा। यदि हम देखें तो हमारे घर में रसोई में यदि कोई खाना बना रहा है तो खाना बनाने वाले व्यक्ति के विशेषताओं का प्रभाव भोजन पर दिखाई देता है। कहीं भी हम जाएं,
किसी टीम का जो मैनेजर होता है, टीम का जो प्रबंधक होता है समूह का, उस समूह के नायक की विशिष्टताओं का प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इसी समूह में हम जुड़े हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र के जो है आधुनिक एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में आदरणीय नीलाभ तिवारी साहब, उनकी संकल्पना इसमें दिखाई दे रही है। शैक्षिक जगत की जो भी चिंतन परंपरा है, उसमें एकत्रित होकर के हम सभी आपस में विचार विमर्श करते रहें, इसके लिए एक मुहिम चला रखा है श्रीमान राजकुमार जी ने, जिन्होंने हम सबको एकत्रित किया। तो जिसकी जो क्षमता होती है, जिसकी जो प्रतिभा होती है, जिसकी जो कार्यशैली होती है, उसके कार्यों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही 1986 के बाद लगभग 34 वर्ष के बाद भारत में जो शिक्षा नीति बनी, नई शिक्षा नीति 2020, इसके ऊपर भी इसके जो वस्तुतः मूल कर्ता धर्ता आधार बिंदु हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, उनका प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है। हम जानते ही हैं कि उनका संबंध तकनीकी से रहा, तकनीकी क्षेत्र के से विज्ञान के अच्छे अध्येता माने जाते हैं भी। कई उन्होंने प्रयोग किए, सार्थकता उनकी दिखाई दी, और वो स्पेस साइंस से बाकी भौतिक विज्ञान के अलग अलग समूहों से जुड़े रहे। तो इन सबका प्रभाव इस शिक्षा नीति में भी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो इसके अध्यक्ष होने के नाते जो कार्यकारी समिति था, इनके बहुत सारे प्रभाव हैं। जैसे मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का कॉन्सेप्ट एजुकेशनल सिस्टम में लाने के लिए एक बहुत बड़ा जो आधार देता है नई शिक्षा नीति 2020। फिर इसके बाद सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज है, यद्यपि मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान में भी इसकी परिचर्चा है। साइन मार्क थ्योरी ही है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, और टॉलमैन ने जिसकी चर्चा की है। तो वहां से देखा जाए तो वस्तुतः भाषा बच्चों के लिए, जैसे हम अपनी मातृभाषा है या अन्य भाषाएं हैं, सीखने के लिए न किसी व्याकरण को पढ़ते हैं। अपनी मातृभाषा सीखने के लिए हमने कभी कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, हमें कुछ तत्व वही साइन मार्क जो सांकेतिक चिन्ह याद है और उसके आधार पर चल रही। इसी को यदि शिक्षा क्षेत्र में अप्लाई कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो कितनी अच्छी एक परंपरा शुरू हो जाएगी कि भाषा सीखने का बोझ छात्रों के ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय जो सांकेतिक भाषा सिस्टम है वो इसमें रखा गया। शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक जो मानक निर्धारित करने के लिए इसमें प्रयास किया गया। बहुविषयक शैक्षिक संस्थान को जो, अथवा जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसकी संकल्पना की गई। कुल मिला के देखा जाए तो जो एक चल रही थी व्यवस्था अब तक, वह व्यवस्था निसंदेह समय के अनुसार मांग हो गई थी कि उसमें परिवर्तन हो, और एक अच्छे नायक के कस्तूरी रंगन जी के हाथ में इसकी बागडोर मिली। उनके वैयक्तिक जीवन में जो भी उनकी संकल्पना रही, क्रियाकलाप रहा, उसका प्रभाव इस पूरी नई शिक्षा नीति 2020 पर दिखाई देता है। इसीलिए अन्य विषयों पर प्रतिदिन आप परिचर्चा सुन रहे हैं। हम आपसे इसमें नई शिक्षा नीति और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। हाँ, ये जरूर दो तरफा होता तो कुछ अलग होता, लेकिन जैसी हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार चलेंगे, एक पक्षीय ही है। हम अपने विचार आपसे इसमें आप तक पहुंचा रहे हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो नई शिक्षा नीति का जो मुख्य क्रियाकलाप रहा, वह रहा कि जो शैक्षिक व्यवस्था है, शैक्षिक संरचना है, उसमें परिवर्तन किया जाए। और परिवर्तन क्यों? तो जो व्यवस्था चल रही थी अब तक, उसमें कहीं न कहीं कुछ तो खामियां थी। यह खामी थी कि अगर किसी भी कारण से शिक्षा में कोई रुकावट होती है, तो उस शिक्षा का जो अब तक, जैसे मान लीजिए किसी ने 10वीं तक की शिक्षा ली है, आगे 11वीं 1 साल पढ़ा और किसी काम का नहीं रहा, 12वीं तक कर लिया तो किसी काम का नहीं रहा, ग्रेजुएशन में 1 साल कर लिया तो किसी काम का नहीं रहा, या तो प्रत्येक एक-एक वर्ष 10वीं तक समेत की शिक्षा, 10 फिर 2 वर्ष की अलग ब्रिज कोर्स और 3 वर्ष का जो स्नातक पाठ्यक्रम था, उसमें बदलाव करके अब 5, 3, 3 और 4 यह प्रणाली विकसित की गई, रखी गई।
जो क्रमशः 3 से लेकर 8 वर्ष तक, 8 से 11 वर्ष तक, 11 से 14 वर्ष तक और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसी संरचना को, ये जो शैक्षिक संरचना है, इसमें शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समावेश कैसे और कहाँ करना है, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, एक यहाँ पर चर्चा करना यहाँ पर जरूरी यह बनता है कि वस्तुतः शैक्षिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी है क्या। तो इसमें दो तीन शब्द हैं। प्रौद्योगिकी शब्द जो हमने आज की शीर्षक में हमारे जो इसके प्रस्तावक हैं, इन्होंने हमें दिया था कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रौद्योगिकी शब्द वस्तुतः ये अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद है और शिक्षा में उपयोग होने वाले जो भी तकनीकी आधारित कोई उपकरण हो या फिर कोई विधि हो, प्रविधि हो या कोई शैली हो, उन सबको शैक्षिक प्रविधि के नाम से हम जानेंगे। अब यद्यपि यह तो एक ही विषय आता है कि तकनीकी एक कोई संप्रत्यय है, लेकिन इसको गहराई से देखें तो दो तीन बिंदु इसमें अलग अलग स्पष्ट होते हैं। हम इसको क्रमशः देखते हैं। सबसे पहला शब्द है कि इसमें एक आईसीटी इसके लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है। आईसीटी में आई है, सी है और टी है। आई का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्राह्य है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो सामान्यतः किसी भी सूचना की प्राप्ति, उसकी सूचना का संरक्षण, सुरक्षा, परिवर्तन अथवा सूचनाओं के आदान प्रदान करने की जो पद्धति है, जो क्रियाकलाप है, क्रियान्वयन की जो व्यवस्था है, इन सबको सूचना कह रहे हैं। तो जिसमें कोई तथ्य या फिर कोई आंकड़ा सूचना के रूप में प्राप्त होगा, उस सूचना के संग्रहण, संरक्षण, परिवर्तन अथवा आपस में आदान प्रदान करने योग्य वस्तुतः वो सूचना हो सके, वह तथ्य हो सके। इस क्रियाकलाप को, इस तथ्य को, इस प्रणाली को लिए हम जो शब्द प्रयोग में ले आते हैं उसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। यदि हम इसको प्रौद्योगिकी कंप्यूटर की भाषा में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का ही एक आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माने जाने लगा है। पिछले कुछ समय में सूचना प्रौद्योगिकी में संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। साथियों, सूचना का तात्पर्य सिर्फ किसी तथ्य या फिर किसी आंकड़ा, किसी बिंदु अथवा किसी नए ज्ञान की प्राप्ति मात्र है सूचना। और इसके लिए, इस सूचना को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने के लिए अथवा आदान प्रदान करने योग्य तथ्यों को एक समरूपता देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको हम सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए आज बहुप्रचलित एक संदर्भ है डेटा साइंस। आप सभी, हम सभी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तमाम, अथवा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया पर यदि एक कोई वस्तु को हमने गूगल पे जाकर के सर्च कर लिया, उस गूगल सर्च करते ही हूबहू उसकी कई सारी वस्तुएं अलग अलग निर्माताओं के द्वारा निर्मित, अलग अलग कंपनियों के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं आ जाती हैं, ये सब जो सूचनाएं हमारे पास आती हैं, मिलती जुलती जो हमारे पास जानकारी आ जाती है, इन सब के पीछे जो पद्धति कार्य करती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वस्तुतः इसका बेस आधार जो है वो डेटा साइंस है, आंकड़ों का विज्ञान आप हिंदी में कह सकते हैं, जहां पर आंकड़े सुरक्षित हैं। आप किसी एक तथ्य का जब भी अन्वेषण करना आरंभ करते हैं तो उससे मिलते जुलते बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे तथ्य आपके पास आ जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया उस सूचना को क्रमबद्ध करने, उसी की तरह मिलता जुलता विषय वस्तु आपको उपलब्ध कराने, इन सब के लिए कंप्यूटर में जो एक विंग है, एक समुदाय है या समूह है जो कार्य करता है, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। और डेटा साइंस का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को या क्रिया पद्धति को बोलते हैं
उसकी कार्यशैली को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। दूसरा इसमें एक शब्द है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में 3 शब्द है, आई, सी और टी। आई था इंफॉर्मेशन, अब दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के नए माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, तो उसे संचार कहते हैं। सामान्यतः भाषाई संप्रेषण की प्रक्रिया में हम एक दूसरे को जब कुछ अपनी भावनाएं आदान प्रदान करते हैं, वो चाहे संकेतों में हो, चिन्हों में हो अथवा ध्वनियों में हो या फिर किसी सार्थक चिन्हों में हो, तो उनको हम बोलते हैं कि संकेत या फिर संचारित अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने की प्रक्रिया। कोई चिन्ह हम अगर मुद्रा बनाते हैं, रुक जाइए, तो इससे एक चिन्ह हुआ कि अगले को बिना कहे संकेत में वो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पर रुकना है। तो इस पद्धति को, इस क्रिया को बोल रहे हैं संचार प्रौद्योगिकी, संचार पद्धति। क्या है कि 2 व्यक्ति आपस में किसी सार्थक चिन्ह, जैसे हमने कहा, अथवा कोई संकेत अथवा कोई प्रतीक लगभग जितने मैप बनते हैं या मैप आधारित क्रियाकलाप हम करते हैं, मानचित्र आधारित, वो सब प्रतीकों पर आधारित रहते हैं। या फिर विचार, भावना, इनकी जो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, एक से दूसरे तक भेजने की प्रक्रिया है, और भेजने वाले ने कुछ सोच समझ करके उसकी क्रमबद्धता निर्धारित कर रखी है। समझने वाले ने भी, जिसको समझना है वही समझता है, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ। हम देखे हैं समाज में बहुत सारे ऐसे समूह हैं जहां पर बोलने पर हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी भाषा जानता है सिर्फ वही समझ रहा है, वही उसको डिकोड कर सकता है। भाषा को हमने अपने विचारों को जिस प्रकार से संप्रेषित किया है उसको विश्लेषित करना, डिकोड करने का सामर्थ्य जिसमें है, सिर्फ वही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। तो संचार क्या है कि भावनाओं को या एक दूसरे तक या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। इसको पहुंचाते कैसे हैं? तो किसी प्रकार से, या तो कोई सार्थक चिन्ह, संकेत, प्रतीक अथवा अभिव्यक्ति, ध्वन्यात्मक हो या अभिव्यक्त्यात्मक, किसी तरह से हो सकती है। जब संचार तकनीकी या प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो तो इसे संप्रेषण पद्धति कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं संप्रेषण प्रणाली, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसी को संचार प्रौद्योगिकी। इसमें कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य डेटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ध्यान रखेंगे, अभी हमने जब पिछली स्लाइड पर चर्चा की थी तो हमने इंफॉर्मेशन को समझा था। इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना, और सूचना पे कार्य करने वाले विज्ञान को डेटा साइंस कहा था। जो आंकड़ों पर कार्य करने वाले विज्ञान को आंकड़ा विज्ञान या डेटा साइंस। तो डेटा या सूचना अलग तथ्य हो गया, संचार उस सूचना को संप्रेषित करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसको कह रहे हैं संप्रेषण। उसको एक से दूसरी जगह स्थानांतरित करने, पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन। अब इस प्रकार से डेटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य 2 समान या विभिन्न डिवाइस के मध्य। अब कंप्यूटर बेस्ड यदि इनका प्रयोग करते हैं तो डिवाइस में यदि मनुष्य को उपकरण समझेंगे तो एक अलग बात है। मनुष्य तो जीवधारी व्यक्ति है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्य कर रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जितने रोबोट काम कर रहे हैं, या ये जो एप्स हैं आज करके, हमारा गूगल असिस्टेंट है या फिर एलेक्सा ऐप है, ये सब इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख करके हमारी भावनाओं को, तो आज संवेदनाओं को नहीं समझते हैं, लेकिन बाकी चीजों को समझ रहे हैं। क्या पता आगे चल के हमारी संवेदनाएं भी समझने लगे। तो जब कंप्यूटर साइंस बात करेगा तो वहां पर 2 डिवाइस की बात करेगा, आपस में एक दूसरे को संप्रेषित करने की प्रक्रिया, और वहीं से कम्युनिकेशन शब्द आया है। और ये वहां तक पहुंचा है हमसे, हमने आपस में जो विचार विमर्श करने के लिए या फिर भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए जो पद्धति अपनाई, वही जब कृत्रिम रूप से मशीनों में फिट कर दी, उपकरणों में फिट कर दी, तब उसको डेटा साइंस आधारित कार्य कह दिया। 2 डिवाइस के मध्य होने वाली प्रक्रिया हमने इसको कह दिया। इस प्रकार से सामान्यतः डिवाइस जो होता है उसका काम ही होता है कि एक से दूसरे के बीच संबंध। डिवाइस के लिए जैसे लैपटॉप है, एक डिवाइस है, इसका कार्य है कि सूचनाओं को हम तक पहुंचाना और हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी को, जो भी उसका बेस है, आधार बिंदु है, उस तक पहुंचाना। तो संचार प्रौद्योगिकी
कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से कार्य करने वाली एक प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी शब्द यूज कर रहे हैं तब। अब दो बिंदु हो गए। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है और संचार प्रौद्योगिकी। अब इन दोनों को मिला करके यदि देखें कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी वास्तव में क्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी को वस्तुतः एक समुच्चय माना जा सकता है। किसका समुच्चय? जिसमें सूचना और संचार इन दोनों का आपस में संबंध हो और दोनों मिलकर के किसी कॉन्सेप्ट को, किसी संपत्ति को, किसी अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक हो। इसीलिए कह रहे हैं इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी में किया जाता है। यह दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क आधारित कंट्रोल के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक तकनीकी है। उदाहरण के लिए अभी हम बैठे हुए हैं, हमारी सूचनाएं हैं, एनईपी के तहत हम शिक्षा प्रौद्योगिकी पे चर्चा कर रहे हैं। तो सूचना यह है और हमारी विचार आप तक पहुंचे, इसके लिए जिन जिन उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये लैपटॉप, मोबाइल या सोशल मीडिया, तो ये सब सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाएंगे। सूचना क्या है? वो तथ्य जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। संचार क्या है? इन तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने जिस तरह से जो प्रक्रिया अपनाई, जो क्रियाकलाप अपनाया, वो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो ये मुख्य तीन शब्द हैं, इसीलिए इसको आईसीटी कहा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसी को वस्तुतः एक मोटे तौर पर शिक्षा प्रौद्योगिकी के नाम पे जाना, प्रौद्योगिकी समझ लिया, अब शिक्षा प्रौद्योगिकी पे हम चलते हैं। अब शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है? हमने प्रौद्योगिकी समझा है, प्रौद्योगिकी अभी टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी है। हमने आई सी समझ लिया। आई का मतलब थे सूचना, इंफॉर्मेशन, सी का मतलब था कम्युनिकेशन और टी का मतलब था टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का मतलब है, प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर पद्धति या प्रणाली से है, जो सूचना और संप्रेषण इन दोनों से एक दूसरे, सूचना दाता और सूचना संग्राहक जो है, उन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रणाली है, इसको बोल देते हैं इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और तो इंफॉर्मेशन, ये सूचनाएं हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना, आप तक पहुंचाना, और हम सबको मिला करके ये जितने भी उपकरण यहाँ उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो प्रक्रिया इसमें उपयोग में लाई जाए, वो पूरे इस प्रक्रिया को हम कह देंगे प्रौद्योगिकी, सामान्य भाषा। अब शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है? सामान्य भाषा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले जो भी उपकरण अथवा जो भी विधियां, प्रविधियां सीखने और सिखाने में सहायक हों, वो सब शिक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगे। एक विषय वस्तु पर हम सामान्य रूप से आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि वस्तुतः प्रौद्योगिकी शब्द क्या अभी शुरू हुआ है या पहले से था? तो भारतीय शिक्षा पद्धति आईकेएस इस पे बहुत आज काम कर रहा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, नॉलेज सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं। तो इनकी यदि हम देखें संकल्पना और इस जिन चीजों को उठा करके आज रखना चाह रहे हैं हमारे सामने, वो है ये है कि पहले भी शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग होता था, क्योंकि प्रौद्योगिकी का मतलब कंप्यूटर का उपयोग नहीं है, प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर नहीं है, प्रौद्योगिकी मतलब पीपीटी चलाना नहीं है, प्रौद्योगिकी मतलब वीडियो दिखाना नहीं है, प्रौद्योगिकी का मतलब सोशल मीडिया के तहत या सोशल मीडिया के माध्यम से पाठ्यवस्तु को पहुंचाना ही प्रौद्योगिकी नहीं है। आप यहाँ इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गए हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना और संप्रेषण, इन दोनों को आपस में जोड़ना और किसी सार्थक अवधारणा तक पहुंचने को शैक्षिक प्रौद्योगिकी कह रहे हैं। सूचनाएं जिसके माध्यम से पहुंचे, गतिविधियों के माध्यम से पहुंचे, क्रियाकलाप के माध्यम से पहुंचे या कक्षा शिक्षण के माध्यम से पहुंचे, जो भी हो, प्रत्येक हिस्सा जो है प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है। यदि हम प्राच्य परंपरा की बात करें या भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो यहाँ पर पहले जैसे गुरु पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि, प्रवचनम संधानम, यही एक प्रौद्योगिकी है। पूर्व रूप का मतलब है सूचना दाता। अभी हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन शब्द की व्याख्या की, समझा। सूचना दाता कौन है?
सूचनादाता पूर्व रूप, जो अध्यापक है, गुरु है, वो सूचनादाता के रूप में है। अंतेवासी उत्तर रूप है, जो सूचना का संग्राहक है इस प्रक्रिया में, उसको कहा जा रहा है अंतेवासी, उत्तर रूप है। और विद्या इन दोनों को जोड़ने के लिए वस्तुतः जिस विषय पर, जिस कंटेंट पर, जिस विषय वस्तु पर दोनों को चर्चा करना है, उसको यहाँ पर विद्या शब्द से संबोधित किया जाए। इसीलिए विद्या न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान है, न किसी सूत्र का प्रवचन है, अपितु विद्या का तात्पर्य है सूत्र की व्याख्या, कौशल और प्रयोग सामर्थ्य भी छात्र में आवे। इसीलिए कहा विद्या संधि और प्रवचनम संधानम, कार्य प्रक्रिया, कौशल और प्रयोग का सामर्थ्य बताने वाली जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर संधि और संधान से संग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य। यदि आप देखें तो महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में चर्चा की कि संदेशार्थः कोपटुकरणि प्राणिभिः प्रापणीयः। एक तथ्य वहीं पर स्पष्ट किया है कि पटुकरणैः प्राणिभिः संदेशाः प्रापणीयाः भवन्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो संदेश को हुबहू उसी रूप में पहुंचाने में समर्थ होता है, वही संदेश का वाहक हो सकता है। मेघदूतम की बाकी व्याख्या से मतलब नहीं, सिर्फ इस पंक्ति को लेते हैं। तब यहाँ पर इस सूचना में भी इसी शिक्षण प्रौद्योगिकी का आधार हमें प्राप्त होता है, जो सामर्थ्यवान। अब देखिए, हम आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस फलक के माध्यम से, तो यहाँ जिन चीजों हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करें वो हमारे सामने रखी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ हम मानवीय संसाधन और कुछ भौतिक संसाधन, ये दोनों इतने पटु हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि हम दोनों को जोड़े हुए हैं। यही है प्रौद्योगिकी। आधुनिक प्रौद्योगिकी की यदि बात करें तो सामान्यतः 1920 के आसपास से ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल जो प्रोसेस है प्रौद्योगिकी, हालांकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का जन्म 1920 में नहीं होता है। तो सबसे पहले 1926 में एक शिक्षण मशीन एक व्यक्ति बनाते हैं, सिडनी प्रेसी, आपने नाम सुना होगा, परिचित होंगे सब भी। तो 1920 से लगभग प्रौद्योगिकी का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए कोई ऐसा सामर्थ्यवान उपकरण या फिर व्यक्ति या पद्धति का निर्माण करना, जैसे कालिदास ने कहा पटुकरणी ही प्राणी भी प्रापणीया संदेशा। तो 1920 में इसकी संकल्पना शुरू हुई कि अध्यापक की अनुपस्थिति में भी छात्रों को कभी ऐसा न हो कि छात्र पहुंच जाएं और उनका अनध्याय हो जाए, अध्यापन न हो। इसकी क्या व्यवस्था है? भारतीय पद्धति में जाइए तो यहाँ पर जो अग्रज छात्र होते थे वो अपने अनुज छात्रों का, यदि किसी कारण से गुरु की व्यस्तता होती थी तो अनध्याय नहीं होने देते थे, आवृत्ति कराया करते थे। अब लेकिन सभी व्यक्ति नहीं, इसीलिए कहा पटुकरण ही। यदि आंग्ल परंपरा में जाएंगे, तकनीकी वाली चीजें, तो वो देखे कि मेन जो पावर है, जो मानवीय संसाधन है, इसका कम उपयोग, इसलिए हम उपकरण बना दें। तो सबसे पहले वही 1920 के आसपास से शुरू हुआ। 1926 में सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने एक शिक्षण मशीन बनाया, जो टीचिंग मशीन था। ये आप कह सकते हैं कि पहले जैसे हम बच्चे मेला देखने जाते थे और एक रील घुमाई जाती थी, उसमें 1 रुपए 2 रुपए दे करके वो दिल्ली के लाल किला से लेके आगरे के ताजमहल तक दिखाते थे। उसी प्रक्रिया को उसी तरह से एक पूरे रील में फिट करके उन्होंने बनाया था कि जब अध्यापक किसी कारणवश अवकाश पर रहे तब छात्र इसको देख करके स्वाध्याय कर लिया करेंगे। यही शिक्षण मशीन था। कोई अलग से उस समय तक कंप्यूटर को शिक्षण में नहीं ले गया गया था। 1926 की बात है। फिर 2 व्यक्ति और आते हैं, एक का नाम था लुम्सडेन और दूसरे का नाम था ग्लेजर। 1930-40 के बीच का यह समय रहता है। अच्छा, ये सब विदेशी कार्य पद्धति है। भारतीय उस समय अपना अलग फल फूल रहा था, अलग यहाँ की कार्यशैली थी। तब उस समय उन्होंने कुछ ऐसे कार्ड या बोर्ड बनाया जिसका उपयोग बाद में मेरिया मोंटेसरी ने अपने मोंटेसरी पद्धति में किया, या फिर ये किंडरगार्टन जो केजी है इसमें इसका प्रयोग किया गया। इनके लिए कुछ वो कार्ड बोर्ड ऐसे बनाए जिसमें ग्लेजर थे और लुम्सडेन थे। 1930 से 40 के बीच का यह समय आता है। फिर 1950 का समय आता है
तब बीएफ स्किनर ने एक प्रोग्राम लर्निंग बनाया। वो वस्तु तो आप कह सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर कार्य करता है उस तरह का प्रोग्रामिंग बनाया। प्रोग्रामिंग करके छात्र उसको सीख लिए। उसमें रेखीय अभिक्रमण, शाखीय अभिक्रमण, मैथेटिक्स अभिकरण और कंप्यूटर आधारित भी अपनी 4 प्रकार की 4 विधाओं में उसको प्रस्तुत किया। किसने? ये बीएफ स्किनर ने। 1950 का यह समय रहता है। फिर 1967 में ब्रायन मोर जोन्स नाम के एक अंग्रेज हैं। इन्होंने पहली बार इस क्रियाकलाप के लिए, यानी सिडनी प्रेसी ने जो शिक्षण मशीन बनाया उसके लिए, ध्यान रखिएगा उसमें एक उपकरण का उपयोग होता है। फिर ग्लेसर और लुम्सडेन ने जो कार्ड और बोर्ड बनाए शिक्षण को सरल बनाने के लिए या रुचिकर बनाने के लिए, उसके लिए वहां पर उपकरण था और यहाँ पर कार्ड बोर्ड हस्त निर्मित कुछ चीजें हैं। और फिर स्किनर आते हैं। स्किनर एक पूरी प्रोग्रामिंग बनाते हैं जो आजकल की प्रोग्रामिंग जिसके तहत हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल करके हम दोनों को जोड़ा हुआ है। तो इस पूरे प्रक्रिया को मशीन से लेके, उपकरण से लेके, हस्त निर्मित कुछ ऐसे जो कार्ड बोर्ड या टीएलएम आप सामान्यतः कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन सबको समुच्चय के लिए ब्रायन मोर जोन्स ने एक शब्द उपयोग किया जिसको जो था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यानी इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद करेंगे तब होगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अब एक दो बिंदु यहाँ पर और हमें ध्यान रखना चाहिए। अब तकनीकी क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है, यह भी एक विचार करने वाली बात है। वस्तुतः तकनीकी तो एक रूढ़ शब्द है, जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब देखिए, जब भी टेक्निक मतलब युक्ति होती है, किसी व्यक्ति को अपने कार्य करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। उदाहरण, ये हमारे जो संयोजक महोदय हैं, इन्होंने देखा होगा कि विषय का जो है एक साथ उपलब्धता लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने हम सबको जोड़ा और अलग अलग दिवसों में सबको खंड खंड विषय निर्धारित किया कि आप इस विषय पर आइए और चर्चा करिए। सबको एकत्रित किया यहाँ पर। तो इन्होंने एक टेक्निक अपनाई, एक युक्ति अपनाई। इस टेक्निक या युक्ति को ही सामान्यतः जब कोई एक व्यक्ति उपयोग करता है और तात्कालिक समस्याओं के सहयोग के समाधान के लिए उपयोग किया, तब ये क्या है? युक्ति है या टेक्निक है। जब इसी का ये व्यापार करने लगे और वस्तुतः इसको आधारित कुछ लोगों की आजीविका चले, सच में लोग बहुत आयत मात्रा में लोग एकत्रित हों, विषयों को पहुंचावे दें, तब इसका धीरे धीरे इसको ये उद्योग के रूप में अपनाएंगे। सब तक पहुंच हो, जहां तक अब जितने भी उद्योग धंधे आप देख रहे हैं, उसका दो मुख्य आधार होते हैं। एक तो प्रोडक्ट तैयार हो जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और जो विक्रेता है, कार्यकर्ता है, उसकी अपनी पूर्ति हो। तो जब इन्होंने जो अपनाई ये युक्ति है या टेक्निक है, निस्वार्थ भाव से हम सबको एकत्रित किए, जोड़े। अगर कोई इसी को आधारित करके अपना अलग से चैनल बनाता है और हमसे फीस ले करके हमें इस व्याख्यान में सम्मिलित कराता है, तब वो क्या हो गया? वो उद्योग जगत का कार्य कर रहा है, वो युक्ति नहीं है, वो प्रौद्योगिकी हो गई। तो जब भी किसी युक्ति का प्रयोग बड़े लेवल पर हम व्यावसायिक उपयोग के लिए या सामाजिक उपयोग के लिए किसी भी कारण से, बहुत सारे ऐसे भी तथ्य हैं कि लोग व्यवसाय में जब बहुत अधिक कमा लेते हैं तो कुछ उसका हिस्सा सरकारी नियम भी है कि टैक्स आपको देना है, या फिर सामाजिक कार्य में उपयोग में ले आना है। तो औद्योगिकी का मतलब उद्योग और व्यवसाय, ये दो चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। हम सभी जानते ही हैं उद्योगपति का लक्ष्य होता है अपने समाज की समृद्धि, और जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है उसका कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है वैयक्तिक समृद्धि। ये दोनों थोड़ा सा भेद वाला शब्द है। तो प्रौद्योगिकी शब्द यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पर व्यावसायिकता शब्द उपयोग नहीं किया जाता है। हमेशा सामाजिक समृद्धि का द्योतक यह शब्द है, और शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी वैयक्तिक समृद्धि कोई शिक्षा के क्षेत्र में कम और सामाजिक समृद्धि ज्यादा देखेगा, करेगा। फिर 1967 में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जन्म हो जाता है, 1967 में। भारत में भी एक इसके बाद से 1970 के आसपास जो एनसीईआरटी में शुरू हो जाता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर कार्य किया जाए, और आगे आकर 1974 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित हो जाता है एनसीईआरटी के अंतर्गत।
जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र है उसकी स्थापना हो जाती है 1974 में, 1974। फिर 1980 का समय आता है, इनसेट को भेजा जाता है, इनसेट एक उपग्रह था, शैक्षिक चैनल। बाद में फिर इग्नू आता है, इग्नू 1986 से अपना एक ज्ञान दर्शन चैनल का प्रसारण शुरू करता है। उसके बाद से नई शिक्षा नीति के कार्यक्रमों को चलाने के लिए फिर एमएचआरडी आती है, उसने फिर वो आईसीटी का प्रयोग करके और ऑडियो विजुअल प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर दी। एनसीईआरटी को कई ऐसे प्रोजेक्ट मिले जिसमें दीक्षा जो है कार्यक्रम है, मूक्स कार्यक्रम है, जो ये सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो शिक्षा को हम तक पहुंचा रहे हैं, कर रहे हैं। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो विश्व से भारत तक की यात्रा को यदि देखा जाए तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शब्द वस्तुतः इसी टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद है और इसकी शुरुआत 1926 से, फिर 1926 में सिडनी प्रेसी के शिक्षण मशीन से, 1930-40 के बीच रॉबर्ट जो ग्लेसर और लिम्सडन के कार्डबोर्ड से, 1950 में बीएफ स्किनर के प्रोग्राम लर्निंग से, फिर 1967 के ब्रायन जोन्स जो थे उन्होंने इसको जन्म दिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द। 1970 में भारत में इसकी शुरुआत होती है एनसीईआरटी के अंतर्गत। भारत में 1974 में एक प्रौद्योगिकी केंद्र शुरू हो जाता है एनसीईआरटी के अंतर्गत। 80 में इनसेट जाता है और 86 से ज्ञान दर्शन, उसके बाद की ये सारी प्रक्रिया एक धारा ही बह गई। अब हम आ जाते हैं फिर शैक्षिक प्रौद्योगिकी है क्या। ये संदर्भगत कुछ विषय थे जिस पर आपसे चर्चा करना उचित लगा। अब शैक्षिक प्रौद्योगिकी में वस्तुतः क्या आएगा, तो शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए ये जितनी भी प्रक्रिया हैं, कोई व्यक्ति अलग से किसी विशेष विधि का प्रयोग करता है। विशेष विधि का प्रयोग से तात्पर्य यह है कि अध्यापक को अपने विषय वस्तु का संप्रेषण करना है और सोचिए नीरस हम सिर्फ आपसे बातें करते, कुछ हमारे पास देखने के लिए नहीं होता। अभी हमारे पास यह स्क्रीन है जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसमें जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये कहीं ना कहीं उद्दीपक के रूप में है जो हमें जोड़े रखा है। कुछ ऐसे टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चों की रुचि हो पाठ के प्रति, या बोर्ड पे कोई आकृति बना दिया जाए तो वह, या तो विधि हो अथवा कोई उपकरण हो अथवा कोई सहायक सामग्री हो, वो सहायक सामग्री हस्त निर्मित हो अथवा डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म मतलब सॉफ्टवेयर आधारित हो, डिस्प्ले करके दिखा ले, इन सभी को हम समेकित रूप से शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहेंगे और ये सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के हिस्से हैं। अब ये जब पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया होगा तब उसको शैक्षिक युक्ति उसने कहा होगा, और आज चूंकि ये सॉफ्टवेयर जिससे हम जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर को पैसे देकर के हम खरीद रहे हैं, तो जिसने इसको बनाया है उसने इसका औद्योगिकीकरण किया है और उद्योग के रूप में अपना लिया है, अब बेच रहा है, तब हम एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। तो सभी का कोई ना कोई सीमांकन है, अगर हम पैसे उनको नहीं देंगे तो समय उनका निर्धारित होगा, इतने देर ही करेंगे, ये अच्छा नहीं देंगे, ये देंगे, वो नहीं देंगे, तमाम चीजें जो है। तो इस टेक्निक को जब पहली बार फ्री में किसी ने उपयोग किया वो उसकी वैयक्तिक थी, और प्रौद्योगिकी कब हो गई, जब उसका व्यावसायिक उपयोग होने लगा। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वस्तुतः प्रौद्योगिकी क्या है और इसमें किन किन चीजों की चर्चा की गई है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है विश्व में जब से शुरुआत। ऐसा नहीं है कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो ऐसे ही चलती रही, उसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का कोई अंश ही नहीं था या उसके आधार पर प्रौद्योगिकी का उपयोग ही नहीं होता था। हम तो इस चीज को देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि प्रौद्योगिकी वस्तुतः जब से 1900 हम 26 की 20 की 19वीं शतक आप कह सकते हैं सदी से शुरुआत हुआ और तब से अब तक लगातार विकास क्रम को बनाए हुए हैं। रोज नए संस्थान यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, नए संस्थानों की संगठन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, नए तरीके से पाठ्यवस्तु को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए नई शिक्षा नीति भी 2020 की इस प्रयास को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही है और कुछ चुनौतियां भी इसमें सामने आ गई हमारे। सबसे पहला इसमें एक वर्चुअल लैब की बात की गई है, एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। फोरम वस्तुतः आज किताबें पढ़ने के बजाय हम ऑडियो विजुअल लेक्चर सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑडियो बुक्स भी हैं,
हम अपने कई कार्य एक साथ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, शिक्षा को भी इसका हाथ थामे उसके साथ साथ चलना पड़ रहा है। आज वस्तुतः यद्यपि यह यथार्थ सत्य है कि शाब्दिक अभिव्यक्ति का जो एक क्रम है, एक अभिव्यक्ति का जो माध्यम है और प्रक्रिया है, वो किताबों से ही आएगा। सिर्फ लेक्चर सुनने से या ऑडियो बुक सुन लेने से वो कभी नहीं आएगा। या फिर लिखावट में आलेखगत जो खामियां रह जाती हैं हमारी, वो खामियां भी हमारी पुस्तक पढ़ने से ही सही होंगी, ना कि सिर्फ सूचना समाचार सुन लेने से। अखबार मतलब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक में प्रौद्योगिकी शब्द का जब भी प्रयोग करेंगे तो दो भागों में मीडिया बट जाएगी। पहले प्रिंट मीडिया फिर इलेक्ट्रिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का काम ही है कि प्रिंटेड विषय वस्तु जितना है वो उपलब्ध कराना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कार्य है उसको संप्रेषण करने के लिए, देर तक बनाए रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए और सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार जो है ट्रांसफर करने की ये एक रीति बनाना। उदाहरण के लिए एक पीडीएफ फाइल है 20 पेज 50 पेज की, उसमें एक नाम ढूंढने के लिए अगर वो प्रिंटेड हो तो आपको पूरे हो सकता है 50 पेज पलटने पड़े, लेकिन वही अगर सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में हो तो आपको 1 सेकंड में कंप्यूटर निकाल करके दे देगा, जो आप शब्द ढूंढ रहे हैं उसमें मिल जाएगा। तो प्रिंट मीडिया का कार्य अलग है और इलेक्ट्रिक मीडिया का कार्य अलग है। साथ ही यह भी है कि एक शब्द के साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी हम अपने विद्यार्थियों से भी हमेशा इसीलिए चर्चा करते हैं कि आप किताब जाकर के पढ़िए। एक शब्द आप पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम बता दिए तो एक शब्द का एक ही शब्द मिला, आप किताब लेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी। तो ये जो वर्चुअल लैब विकसित किया जाएगा ना, ये सब हमारी जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है सुनने का पढ़ने का, फिर भी हमारी जो भाषाई कमियां रह जा रही हैं, मतलब अभिव्यक्ति जन्य जो क्षेत्र या संदर्भ पर हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, लेखनगत जो अशुद्धियां रह रही हैं। जो भाषा विकास के मुख्यतः 4 कौशल है, उसमें से पहला कौशल श्रवण ही है, सुनना ही है और फिर बोलना, लेकिन इसके बाद के दोनों रह जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण। लिखना, पढ़ना और लिखना, तो ये दोनों चारों कौशल जब मिलेंगे तभी किसी की भाषा या विषय सुदृढ़ होगा किसी का। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है इसमें, जो एक जो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाएंगे। एक ये ऐसा लैब होगा जिसमें हर तरह की विषय वस्तु हर फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगा। अच्छी संकल्पना है। फिर जो अभी तात्कालिक समस्या आई है, तात्कालिक समस्या आई थी 2020 से शुरू हुई, जो मार्च से कोरोना, इसमें पहली बार ऐसा हुआ लगभग कि बच्चों को इतने दिनों तक घरों में बंद कर दिया गया, एक तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा रुक सी गई। तब हमें अभूतपूर्व आवश्यकता हुई तकनीकी आधारित शिक्षा की, या विषय वस्तुओं को डिजिटल फॉर्मेट में विकसित करने की। तब इसी के साथ एक संकल्पना और जन्म लेता है कि जो भारत के सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, उन तक ये शिक्षा व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए भी प्रयास हुआ कि उन तक पहुंचाने के लिए हम यदि अच्छे अच्छे जो विचारक हैं, जो व्याख्याता हैं, उनके व्याख्यान को ऑडियो विजुअल फॉर्म में रख करके किसी प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर दें, तो वहां से आसानी से उन तक पहुंच जाएगा। इसीलिए जो एनसीईआरटी है वो अपना पाठशाला एक उसने शुरू किया, एनसीईआरटी का ईपीजी पाठशाला है, जिसमें बहुत सारी सामग्री कक्षावार विषयवार उपलब्ध है। और उसका ये इसी नई शिक्षा नीति ने इसको और एक तरह से बल दिया, सबलता प्रदान किया। इसी समय एक यह किया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी संकल्पना की जाए इसी 2020 के शिक्षा नीति। ये संकल्पना के पीछे वस्तुतः जो मुख्य आधार है वो एक कोरोना में महामारी में जो जन्म लेने वाली समस्या है कि बच्चे शिक्षा और शैक्षिक क्षेत्र से इतने दूर रह गए, उनके लिए डिजिटल फॉर्मेट में विषय वस्तु बढ़ाना। जब यह प्रक्रिया शुरू हो गई कि जो बच्चे हैं या कभी किसी कारण से घर में रह जा रहे हैं, तो उनको भी हम डिजिटल फॉर्मेट में पाठ्य वस्तु संप्रेषित कर रहे हैं। साथ ही यह भी संकल्पना की गई कि भारत के सुदूर क्षेत्र जहां पर अच्छे शिक्षकों की अनुपलब्धता है, अच्छे विद्यालयों की अनुपलब्धता है तो लाइब्रेरी या विषय सामग्री, विषय वस्तु, पुस्तकों की अनुपलब्धता है,
उन तक पाठ्य वस्तु संप्रेषित करने के लिए एक पूरा डिजिटल विश्वविद्यालय की ही संकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से सभी तरह के पाठ्य वस्तु और पाठ्य सामग्री तीनों ही स्तर पर, स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर और चिंतन स्तर पर विचार करने के लिए और अध्यवसाय करने के लिए अध्यवसायियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यहाँ पर यह भी संकल्पना की गई है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए और विकास के लिए अलग से एक ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन यूनिट शुरू किया जाएगा। पहले जो अंग्रेजी में पाठ्यक्रम उपलब्ध होते थे, बीटेक के या एमबीबीएस के या अन्य कई पाठ्यक्रम, उनको भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। और इसका सबसे जो आसान तरीका है एक से दूसरी भाषाओं में जाने का, पढ़ने का, किताबें छापना बहुत मुश्किल है, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में डिक्शनरी उपलब्ध कराना, उनकी अलग अलग भाषाओं में जो है आलेख उपलब्ध कराना, यह ज्यादा आसान है। इसीलिए आज एनटीए जो परीक्षाएं ले रहा है या बहुत सारे विषयों के पाठ्यक्रम जो सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध होते थे, आज 12-13 भाषाओं में उपलब्ध है। आने वाले समय में धीरे धीरे 18 भाषाओं, 22 भाषाओं में जितनी जिस तरह की हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त जितनी भाषाएं, लगभग उतनी भाषाओं में उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास कर रही है और यह भी एक शैक्षिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो सामान्य रूप से हम देखें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इन दोनों को जब शिक्षा के क्षेत्र में ले आते हैं तो जन्म होता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का। नई शिक्षा नीति में मुख्य जो चीजें हैं वो है एक तो डिजिटल फॉर्म बनाना, एक वर्चुअल लैब बनाना ऐसे जगह पर जहां पर डिजिटल फॉर्मेट में इन विषय वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाए, संरक्षित रखा जाए और उपलब्ध करना, पहले सूचना देना, फिर उसको संप्रेषित करना, जिसकी आवश्यकता जिसको है उसको तक पहुंचाना और संरक्षित रखना, आवश्यकता अनुसार उसका भविष्य में उपयोग किया जाए इसके लिए। फिर जितने भी ये वो हैं कार्यक्रम, वो चाहे ईपीजी पाठशाला का हो या फिर इनकी पाठ्य सामग्रियों को जो मुक्स के पाठ्यक्रम है, उन सब को अलग अलग चैनलों पर, इसकी जिम्मेदारी फिलहाल तो हमारे इग्नू के पास ही है कि अलग अलग समय पर प्रसारित करता रहे ज्ञान दर्शन के बाकी चैनलों के साथ साथ, और जो बाकी ई लर्निंग की सामग्री है वो सब उपलब्ध कराने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की संकल्पना की गई है। एक ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट की संकल्पना की गई है जो कि अन्य भाषाओं में पाठ्य वस्तु को, अन्य भाषाओं मतलब जो अध्येता है उसकी भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो बाकी विषयों के साथ साथ यह तकनीकी के कुछ मुख्य आयाम बिंदु इसमें हैं जिन पर चर्चा किया गया, और हमारे अनुसार जितने विषय वस्तु मुख्य था शैक्षिक प्रौद्योगिकी को स्पष्ट करना और प्रौद्योगिकी के लिए नई शिक्षा नीति में क्या संकल्पना है, क्या क्रियाकलाप है, भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य था, आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य था, इन सबको एकत्रित करके आपसे चर्चा करना। और इसी के साथ हमारी भी यहाँ पर यह आज का वक्तव्य समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो आईसीटी का था उसमें आपने जो प्रकाश डाला है अद्भुत था कि प्राचीन काल से लेकर के 8वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक हमारी जो नई शिक्षा नीति है एक अद्भुत है, और इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है आने वाले समय में, कैसे लोग इसका प्रयोग करेंगे, हम लोग डिजिटल और प्रिंटेड मीडिया और जो ये सब दोनों मीडियाओं को लेकर के हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, शिक्षक कैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे, आपने पूरा एक दृष्टि डाला और बहुत अच्छा प्रकाश डाला सभी विषयों पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संस्कृत शौर्य पर अपना स्नेह बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।